Good morning, everyone. We will continue our class. Unit 2nd, we are studying Understanding Oneself, Adolescence. And this is chapter number 3. We will continue this chapter Food, Nutrition, Health and Fitness. Today's topic is Using Basic Food Groups for Planning Balanced Diets. बच्चों, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और थर्ड चैप्टर की आज ये हमारी लास्ट वीडियो है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग। आज हम खाद्य वर्ग पढ़ेंगे जिसको हम फूड ग्रुप्स भी कहते हैं। कि ये फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनमें विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं और लगभग समान पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उसे ICMR ने खाद्य वर्ग कहा है। विभिन्न खाद्य वर्गों को हम एक ग्रुप में कलेक्ट कर लेते हैं और इन खाद्य वर्गों को ICMR के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? खाद्य वर्ग या फूड ग्रुप्स कहा जाता है। अब हम जो हम फूड ग्रुप्स हैं इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि यदि हम फूड को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं। तो उसका जो लाभ होता है वो होता है कि खाद्य समूह का जो उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उससे सभी प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। क्योंकि जब हम बाजार का खाना या फिर खाना बिना पोषक तत्वों की जानकारी के बिना खाते हैं तो हमें क्या नहीं पता लगता? हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे शरीर की नीड क्या है। फिर प्रत्येक समूह में और क्या होता है, जब हम समूह में फूड लेते हैं तो हमारे भोजन में विविधता बनी रहती है। विविधता मीन्स अब हमें रोजाना एक ही चीज़ खाने के लिए दे दी जाए तो हमें अच्छी नहीं लगेगी ना। लेकिन उसी चीज़ को हम यदि अलग अलग तरह से खाते हैं, जैसे हमें लौकी खानी है, हमें लौकी की सब्जी कोई डेली दे दे तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कभी हमने लौकी की बर्फ़ी खाई, कभी हमने लौकी के कोफ्ते बना के खाए, कभी हमने लौकी का जूस पी लिया, तो उससे क्या हो जाता है? विविधता बनी जाती है। और फिर इससे एक बेनिफिट ये है कि संतुलित आहार योजना हमें मिलती है और हम जो भोजन करते हैं वो कैसा होता है? वो बैलेंस्ड फूड होता है, जिसका हमने बैलेंस डाइट का लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसलिए जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे, तब आपको ये सेकंड वीडियो समझ आएगी। देखिए, ICMR ने खाद्य वर्गों को 5 भागों में विभाजित किया है। अब हम ये 5 भाग सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादों को शामिल किया है। दूसरे वर्ग में पल्सेस एंड लेग्यूम्स, दालें और फलियों को शामिल किया है। थर्ड ग्रुप में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ शामिल किए गए हैं। और फोर्थ ग्रुप में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। और फिफ्थ ग्रुप में वसा और शर्करा या फिर फैट्स एंड शुगर्स को शामिल किया गया है। अब आपको फूड ग्रुप्स क्लियर हो गया है। अब हम फूड ग्रुप्स को ही डिटेल में पढ़ते हैं कि ये फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स। इट मीन्स अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। ये हमने फूड याद रखेगा, ये हमने खाद्य वर्ग के प्रथम वर्ग में आने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सूजी, ज्वार, जौ, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और इससे जो इनका फायदा क्या होगा? ये जो भोजन है ये ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है। अब ऊर्जा क्या होती है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। जो हम हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, काम करने की शक्ति आती है, वो कहाँ से? वो क्या है? वो ऊर्जा है। जिस प्रकार से जैसे हमारा फोन है, जब हमारे फोन की बैटरी लो हो जाती है, क्या फोन काम करता है? नहीं करता। हमें उसे क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है लाइट से, तो उसमें क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर की ऊर्जा होती है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सो जाते हैं और हमें खाना नहीं मिलता तो हमारे शरीर की बैटरी भी लो हो जाती है। तो वो जो हमारी बैटरी लो हुई है उसको चार्ज करना है हमें। तो वो चार्ज करने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है? ग्रेन्स की और सीरियल्स की ज़रूरत होती है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये इन खाद्य पदार्थों से मिलती है। ये जो कार्बोयुक्त पदार्थ होते हैं ये सस्ते होते हैं और सस्ते होने के कारण सभी लोग अपने आहार में इनको शामिल करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आहार में इन खाद्य पदार्थ को अवश्य शामिल करना चाहिए। इन खाद्यान्नों से हमें 75% कार्बोज, 12% या 12% प्रोटीन, 10% जल और 2% वसा और 10% विटामिन और खनिज लवण प्राप्त
होते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया है। अब हम सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ग्रुप क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए। अभी जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें क्या है, एक चीज़ और होती है, वो होती है रूट्स एंड ट्यूबर्स या फिर कंदमूल। अब कंदमूल क्या होते हैं, कंदमूल होते हैं बच्चों जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, जिमीकंद, ये सब स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इससे कार्बोज की मात्रा, इनमें सारे पदार्थों में कार्बोज की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या करते हैं, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और भोजन में अधिक मात्रा में कैलोरी, लोह तत्व और बी समूह के जितने विटामिन हैं और फाइबर, वो हमें सब इसी से प्राप्त होते हैं। और इस वर्ग के जो खाद्य पदार्थ हैं वो सबसे सस्ते खाद्य पदार्थ होते हैं। तो और जिन लोगों की आय बहुत कम होती है वो उन लोगों के भोजन में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब हम सेकंड वर्ग पढ़ेंगे, पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पहला हमने वर्ग पढ़ लिया दालें, पहला वर्ग क्या पढ़ा, अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद। अब हम सेकंड वर्ग पढ़ेंगे दालें और फलियां, लेग्यूम्स। ये क्या होती हैं, इस वर्ग के अंतर्गत सभी प्रकार की दालें आ गई, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, चना, उड़द, राजमा, मोठ, काबली चने, सोयाबीन, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो शाकाहारी लोग हैं और निर्धन लोग हैं और मध्यवर्गीय लोग हैं वो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, दालों पर ही। अब आप कहोगे मैडम प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या काम है। देखिए, जिस प्रकार से जो कार्बोज है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह से ये प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग करता है, मसल्स बनाता है और उसके अलावा रिपेयरिंग भी करता है। रिपेयरिंग क्या होती है, जिस प्रकार से हमारे मकान में टूट फूट हो जाती है, कभी कोई टैप खराब हो गई, कभी कोई बिजली का स्विच खराब हो गया या फिर कहीं से पानी लीकेज होने लगा, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी अंदर बहुत सारे टूट फूट होती रहती है। और इस टूट फूट की रिपेयर करने के लिए हमें मिस्त्री को नहीं बुलाना पड़ता बल्कि प्रोटीन लेना पड़ता है। और वो जो प्रोटीन है वो कहाँ से आता है, वो इन दालों से ही आता है। तो जो लोग शाकाहारी हैं टोटली रूप से, वो केवल दालों से ही प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं और इसमें लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है। जिनके आहार में मांसाहारी पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं उनको दालों में उपस्थित प्रोटीन का जो जैविक मूल्य है उनके लिए बहुत ज़्यादा कम होता है। अब जैविक मूल्य क्या होता है, जैविक मूल्य मीन्स बायोलॉजिकल वैल्यू। जो दालों में जो प्रोटीन होता है उसकी क्वालिटी डाउन होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, थोड़ी डाउन क्वालिटी का होता है। और जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है वो किस में होता है, वो होता है मीट में, लेकिन उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शाकाहारी में आहार जो है उसमें प्रोटीन प्राप्ति के लिए, यदि आप प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है सोयाबीन का। सोयाबीन में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 40% प्रोटीन होता है और इसका जो जैविक मूल्य है वो अधिक होता है। और दालों में विटामिन सी की कमी होती है, ये याद रखिएगा। लेकिन यदि आप दाल लेते हैं और दाल को अंकुरित कर लेते हैं, स्प्राउट्स बना लेते हैं उसके, तो उसमें विटामिन सी और विटामिन बी दोनों की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। अब आती है लोहा या आयरन की बात। आयरन जो होता है उसको यौगिक रूप से सरल रूप में बदलकर अवशोषित करने योग्य वो हो जाता है और हमारी पाचन क्षमता को बढ़ा देता है। अब इसमें जो गिरियां आती हैं या फिर तेल के बीज आते हैं उनमें वसा और प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। और इसमें ये जो प्रोटीन होता है ये किसी कुपोषित व्यक्तियों के लिए बहुत एक संपूरक आहार का काम करता है और उनके आहार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये वर्ग ये जो वर्ग है दालें और फलियों वाला, शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए जो शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन प्राप्त करने का एक बहुत ही सस्ता साधन है। अब हम थर्ड वर्ग पर आते हैं। थर्ड वर्ग कौन सा है हमारा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये क्या होता है, दूध और मांस के उत्पाद। ये खाद्य वर्ग जो है ये प्रोटीन प्राप्त करने का साधन है। प्रोटीन प्राप्त होता है दूध से और जितने भी पशुजन्य स्रोतों के आधार पर बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और सभी पदार्थों में जो प्रोटीन हमें मिलता है वो फर्स्ट ग्रेड का मिलता है, इट मीन्स हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। और क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण इनका जैविक मूल्य अधिक मात्रा में होता है इनके अंदर। और इसमें जो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं उसमें लोह तत्व और विटामिन सी और लोह तत्व, दो तत्वों को छोड़कर सारे के सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण से हम दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण आहार कौन सा होता है, तो वो संपूर्ण आहार क्या होता है, दूध होता है। जो पनीर है,
पनीर में क्या होता है, इसमें वसा और लैक्टोज ये लगभग नहीं के बराबर होता है, और जो पनीर है वो आसानी से हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन जो पनीर निकालने के बाद पानी बचता है, उसका पनीर का जो पानी होता है, जिसको आप छाछ भी कह सकते हैं, उसमें सारे खनिज लवण आ जाते हैं और जितनी भी दूध की वसा होती है वो उसमें आ जाती है। इसलिए उस पानी को जब आप पनीर बनाएं फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या आ गए, सारे के सारे मिनरल्स भी उस पानी के अंदर ही आ गए। अब आता है मीट की बात। इन उत्पादनों में जो भी प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, वो उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है, और इसके जो जैविक मूल्य है वो कैसा होता है, जैविक मूल्य हाई ग्रेड का होता है। और अंडे से जो प्राप्त होने वाला प्रोटीन है वो ए ग्रेड का यानी कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। जो इस वर्ग के खाद्य पदार्थ हैं वो पूरी तरह से उनमें प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम इनके बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, और ये शारीरिक वृद्धि और निर्माण करने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। अब हम फोर्थ ग्रुप लेते हैं बच्चों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। देखिए इनका क्या योगदान है। जो विभिन्न फल हैं उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, शर्करा या शुगर ये हमें प्राप्त होती है। जो फल हैं ये अधिकतर कच्चे ही खाए जाते हैं, और इन फलों से प्राप्त जो विटामिन है या खनिज लवण है पूरे के पूरे शरीर में उपयोग किया जाता है। और जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, नींबू, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और पीले और लाल रंग के फल में क्या पाया जाता है, जैसे आम हो गया इनमें, या फिर पपीता हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अब बात आती है सब्जियों की। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, लाल और पीली हो गई, जड़ वाली सब्जियां हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन, विटामिन बी समूह और खनिज लवण, इनका ये बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। और सभी प्रकार के फल और सब्जियां विटामिन, खनिज लवण और रेशों से भरपूर होते हैं, और शरीर में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। अब हम फिफ्थ ग्रुप पे आते हैं। फिफ्थ ग्रुप है हमारा फैट्स एंड शुगर, वसा और शर्करा। देखिए जो वसा और शर्करा है इनका काम क्या है, ये हमारे भोजन को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। और इस वर्ग में घी, मक्खन, सरसों, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल ये सब आते हैं। और मक्खन और घी भोजन को क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। और इनके भोजन, ये जो भोजन होता है उससे विटामिन्स और कैलोरीज ये भी मिलती है। और जितने भी तेल होते हैं, मोस्टली जो तेल होते हैं उनमें विटामिन्स नहीं होते, और तेलों में उच्च असंतृप्त अंश के कारण भोजन में इनका उपयोग अधिक लोकप्रिय हो रहा है आजकल। बहुत से तेलों में विटामिन सी जो होता है मिला दिया जाता है। ये जो तेल हैं ये घी से सस्ते होते हैं। और तेलों में जो होता है प्लाज्मा, यदि हम तेलों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनसे हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने की क्षमता होती है, लेकिन यदि हम घी खाते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। अब बात आती है किसकी, शुगर की। देखिए शुगर, चीनी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आती है। और ये जो चीनी है ये क्या है, क्या मिलती है इससे, हमें ऊर्जा मिलती है। और चीनी एक शुद्ध कार्बोज है। गुड़ और शक्कर में लोहा पाया जाता है, और अधिकतर जो लोग चीनी का प्रयोग करते हैं उन्हें दांतों के रोग ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए चीनी का प्रयोग हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, और हमें चीनी का प्रयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सारे फूड ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको फूड ग्रुप्स क्लियर हो गए हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा सा हम फूड पिरामिड में पढ़ेंगे। अब ये फूड पिरामिड क्या होता है, देखिए जो फूड पिरामिड है, जो हमारे जितनी भी रिसर्च हुई है उनके आधार पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा भोजन है वो एक तरह से खाद्य पिरामिड के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के दिन भर के आहार में कितनी मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होनी चाहिए, ये हम इस खाद्य पिरामिड के आधार पर समझेंगे। देखो बच्चों, इसको हम सबसे पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये हमारा फर्स्ट फूड ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, फोर्थ, और ये हो गया 5। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो जो हमारे इस खाद्य पिरामिड का आधार है वो क्या है, वो सबसे पहले खाद्य पिरामिड का आधार क्या है, ये वाला पार्ट, यही तो है आधार। इसी के ऊपर तो पूरा पिरामिड रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ है। तो इस खाद्य वर्ग में क्या आता है, सारे अनाज आते हैं जो हमने फर्स्ट फूड ग्रुप में पढ़े थे, आपको याद हो तो, ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा और प्रोटीन प्राप्ति के लिए
सबसे अच्छे साधन हैं और ये हमारे पोषण का आधार हैं। उसके अलावा हमारा यदि पोषण का आधार जो है वो ही मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पिरामिड किसके ऊपर टिकेगा, पिरामिड ही इसके ऊपर टिका हुआ है पूरा। और ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन को ठोस और मजबूत आहार ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूत नींव का काम करता है। आई होप फर्स्ट ग्रुप क्लियर है। अब हम सेकंड ग्रुप पढ़ते हैं कि ये सेकंड ग्रुप क्या है। ये क्या है, ये खाद्य पिरामिड का दूसरा स्तर है। पिरामिड के दूसरे स्तर पर कौन सी जटिल कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है, जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है। इस स्तर में फाइबर की प्रचुर मात्रा वाले आहार जैसे कच्ची सब्जियां और फल, साबुत अनाज, सब्जियां आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये जो समूह है ये शरीर को विटामिन, खनिज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर आदि की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। सब्जियां और फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं और ये कम कैलोरी वाला श्रेष्ठ आहार होता है। और इसके अलावा ये खनिज को अवशोषित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे खून की गुणवत्ता बढ़ती है और इसका सेवन पर्याप्त मात्रा में हमें करना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड ग्रुप की तरफ। ये थर्ड ग्रुप क्या है? ये हमारा थर्ड ग्रुप है खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर। इसमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को रखा गया है। इसके अंतर्गत जंतु और पादप दोनों तरह के स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन आता है। प्रोटीन मानव शरीर के सभी ऊतकों के निर्माण के लिए क्या है, एक प्रमुख इकाई है। इससे हमारी हड्डियां और बाल और नाखून हमारे शामिल हैं जो मजबूत होते हैं। जंतु प्रोटीन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करता है। और जो प्रोटीन हमारे दिन भर के भोजन की मात्रा का 1/4 भाग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आते हैं अब हम फोर्थ की तरफ, खाद्य पिरामिड का चौथा स्तर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मीट, दूध से बने हुए उत्पादों को शामिल किया जाता है। और इन पदार्थों का प्रयोग हमें बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग करने से, ज़्यादा प्रयोग हम करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आजकल बहुत सारे बाजार में जैसे स्किम्ड मिल्क, लो फैट पनीर, लो फैट दही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं। अब आते हैं हम लास्ट हमारा पार्ट, पिरामिड का अंतिम पार्ट, पांचवा स्तर। इस समूह में से आहार में लाल मीट, संतृप्त वसा जिसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं, शुगर, नमक, इनको शामिल किया जाता है। और इनका हमें अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इनका अधिक प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आजकल जो है ये वाला ग्रुप हमारे फैशन का हिस्सा बनता जा रहा है। अधिकतर लोग इस वाले फूड ग्रुप का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने लगे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जंक फूड इसके अंतर्गत आता है और इसके लंबे सेवन से हमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, मोटापा, जोड़ों के रोग, कैंसर, इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें दैनिक अपने जीवन में फूड पिरामिड में जो ये पार्ट है हमारे ग्रुप का, इसको सबसे कम प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फूड पिरामिड क्या है। फूड पिरामिड हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। ये फूड पिरामिड अब आपको क्लियर हो गया है। फूड पिरामिड में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, आते हैं अब हम किसकी तरफ? अब हम पढ़ेंगे वेजिटेरियन फूड गाइड। वेजिटेरियन फूड गाइड उनके लिए है, अब जो लोग कहते हैं कि हम तो मीट नहीं खाते, हम तो एग नहीं खाते हैं, तो हम अपनी डाइट में कौन से खाद्य पदार्थ शामिल करें जिससे हमें हाई ग्रेड की प्रोटीन बिना मीट खाए ही मिल जाए। सबसे पहले हम थोड़ा सा वेगन डाइट के बारे में समझेंगे, जिसको क्या कहते हैं, वेगन डाइट। वेगन डाइट क्या होती है? ये आजकल विदेशों में वेगन डाइट का सबसे ज़्यादा फैशन बढ़ रहा है। और वेगन आहार में क्या होता है, जितने भी हमारे पशुओं से प्राप्त होने वाले आहार हैं, चाहे वो दूध भी हो, उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। केवल सारे पदार्थ कैसे होते हैं? सारे पदार्थ वेजिटेरियन होते हैं। इन आहारों में केवल वनस्पति जन्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं
और जब सारे के सारे वनस्पति जन्य पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसको शाकाहारी आहार भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के खाद्य वर्ग हैं, उनमें जो खाद्य पिरामिड है उनको मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करके शाकाहारी आहार को पूर्ण रूप से संतुलित आहार बनाया जा सकता है। जो शाकाहारी लोग हैं वो मांस के विकल्प के रूप में मांस की जगह पर क्या खा सकते हैं? फली, बीज, सूखे मेवे, टोफू, ठीक है। जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो अंडे भी खा सकते हैं, और उसके अलावा फली खा सकते हैं, और कम से कम एक हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्ते, उससे क्या मिलेगा? उससे लौह तत्व प्रदान होगा जो हमें सामान्यतः मांस द्वारा प्राप्त होता है। जो शाकाहारी लोग हैं गाय का दूध नहीं पीते हैं, वो सोया दूध पी सकते हैं, क्योंकि आपको अभी बताया कि जो वैगन डाइट है उसके अंदर दूध शामिल नहीं किया जा सकता, तो वो सोयाबीन का दूध बनाकर पी सकते हैं। जो दालें हैं उनको अंकुरित करके खाया जा सकता है। यदि अंकुरित करके दाल खाएंगे तो उससे क्या होगा? उसका पोषक मान बढ़ जाएगा। शाकाहारी जो आहार है उसमें सोयाबीन, मूंगफली और अन्य मेवे जो हैं उनका प्रयोग करने से अच्छे किस्म का प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। शाकाहारी व्यक्ति सोया दूध और पीनट मक्खन इनका प्रयोग कर सकते हैं। शाकाहारी आहार में पशुजन्य प्रोटीन दूध व दूध से बने पदार्थों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। पशुजन्य प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दूध व दूध से बने पदार्थों द्वारा। दूध कौन सा हो गया? सोया दूध, ठीक है। शाकाहारी आहार में प्रोटीन भिन्न भिन्न स्रोतों के मेलजोल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें बहुत सारे खाद्यान्नों को मिलाकर भी आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे दाल और चावल, दाल चावल को मिलाकर क्या बन गया? खिचड़ी मिल गई, तो उससे दाल वाले तत्व भी मिल गए और चावल वाले तत्व भी मिल गए। खमीरीकरण करके, यदि हम भोजन का खमीरीकरण करते हैं, जैसे डोसा और इडली बनाते हैं, तो उसके द्वारा भी भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनके मान को बढ़ाया जा सकता है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं डाइटरी पैटर्न्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान आहारीय शैली पैटर्न। ये किशोरावस्था के दौरान जो है उचित स्वास्थ्य और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किशोरों के दौरान जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के दौरान किशोरों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं अन्य किसी भी जो अवस्था होती है उससे काफ़ी भिन्न होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन और वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसमें जो किशोर हैं उनके भावनात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हें उचित पोषण की आवश्यकता होती है, और इस अवस्था के दौरान खानपान संबंधी अच्छी आदतें विकसित होने से भविष्य में मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी समस्याओं से आप लंबे समय तक बच सकते हैं। आप सारे बच्चे जो किशोर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए अपनी डाइट में इन आहार जो हैं, डाइट्स हैं, उनको शामिल करें, जिससे आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी ना आए। किशोरावस्था के दौरान किशोर होते हैं वो स्वतंत्रता सबसे अधिक चाहते हैं। किस चीज़ की? कि उन्हें किसी भी चीज़ पर उनका रोक ना लगाई जाए। यदि वो चाउमीन खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उन्हें आज़ादी दे दी जाए और वो अपनी मनपसंद खाना खाते रहें। लेकिन यदि बच्चों आप इस तरह का आहार अपने भोजन में शामिल करते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जो किशोरावस्था है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहने की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की और पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद अधिकतर जो किशोर होते हैं ऐसे आहार का चयन कर लेते हैं जिसमें अत्यधिक ऊर्जा और वसा और शर्करा होती है, शुगर होती है। शुगर जब होती है या फिर वसा होती है तो उससे शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण। कौन कौन सी आहार संबंधी समस्याएं किशोरों में होती हैं? सबसे पहले होती है भोजन में अनियमितता। किशोरों को ये नहीं पता कब खाना है कब नहीं खाना है, जब मिला जहां से मिला वो अनियमित समय पर खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा आता है दिन में किसी भी एक समय के भोजन को छोड़ना। यदि वो उनका मन करता है तो वो स्किप कर देते हैं। आज लंच स्किप कर दिया, आज ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। शारीरिक भार उनका बढ़ रहा है तो उन्होंने डाइटिंग करनी शुरू कर दी। बहुत अधिक देर तक सोने की चाह उनकी है, इसलिए वो सुबह को देर से नहीं उठे और उन्होंने नाश्ते को स्किप कर दिया। भूख नहीं लगी उन्हें और उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने नाश्ता स्किप कर दिया। स्नैक्स का अधिक सेवन। इस अवस्था में किशोर सबसे ज़्यादा स्नैक्स का सेवन करते हैं, जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खाने का उनका सबसे ज़्यादा मन करता है और इसीलिए
उनकी जो किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्या उनके जीवन में आ जाती है। फिर एक आता है फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या है? अधिकतर जो फास्ट फूड होते हैं वो सस्ते होते हैं और इन लोगों की सबसे ज़्यादा, जो किशोर है इनकी सबसे बड़ी पसंद होती है। और व्यस्त दिनचर्या के कारण ये खाना बनाना नहीं चाहते हैं या फिर खाना समय पर बना नहीं है तो वो फास्ट फूड लाते हैं बाजार से और खा लेते हैं। सीमित विकल्प हैं उनके पास तो भी वो फास्ट फूड खा लेते हैं। और आजकल बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं और वहाँ पर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। और कुछ किशोर तो ये मानते हैं कि फास्ट फूड का चलन आजकल का फैशन है, इसलिए वो फास्ट फूड खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अल्पाहार। अल्पाहार क्या होता है? अभी अल्पाहार मीन्स डाइटिंग। ये डाइटिंग क्या है? किशोरावस्था में किशोर सबसे ज़्यादा डाइटिंग करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? वो अपने भार को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो डाइटिंग करना पसंद करते हैं। वो अपना भार नहीं बढ़ाना चाहते, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं और वो पतले दिखना चाहते हैं। और वो सोचते हैं यदि हम खूबसूरत दिखेंगे, पतले दिखेंगे तो यही उनका स्वास्थ्य है, यही उनकी सफलता का पैमाना है। मीडिया के संपर्क में आने से भी वो वजन कम करने की चाह रखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, मीडिया में वो टीवी में देखते हैं, अरे ये इतनी पतली हीरोइन है तो मुझे भी इसके जैसा ही होना है। और इसीलिए क्या करते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, डाइटिंग करनी प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है गैर परंपरागत भोजन पद्धति। गैर परंपरागत मीन्स कि जो हमारी परंपरा में ही शामिल नहीं है, उस भोजन पद्धति के कारण भी किशोर पोषण संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे किसी की कल्चर में नहीं है कि उनको एग खाना है तो वो एग खाएंगे ही नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार से क्या मतलब है? भय, चिंता, अकेलापन, डिप्रेशन और परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसके कारण भी किशोर अपनी आहार संबंधी समस्याएं उनके अंदर आने शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हम आहार भोजन संबंधी व्यवहार में परिवर्तन। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आलस्यपूर्ण जीवन शैली। सुबह को उठना नहीं चाहते हैं, समय पे खाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, नींद बहुत अच्छी लग रही है, सोने का मन कर रहा है, इसीलिए वो नहीं करना चाहते। और व्यक्ति जिससे क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं। टीवी देखने और गेम खेलने, कंप्यूटर पर काम करने, ये सब काम करने के कारण वो क्या कर देते हैं, आलस में आ जाते हैं। और क्योंकि इनमें बहुत कम ऊर्जा व्यय होती है और बीच बीच में वो स्नैक्स खाते रहते हैं जिससे उनको भूख नहीं लगती है। नेक्स्ट आता है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें। तो हमें आलस्यपूर्ण जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है खान पान संबंधी अच्छी आदतें। खान पान संबंधी अच्छी आदतें डालनी चाहिए, हमें परिवर्तन करना चाहिए। आलस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए। समय पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बल्कि पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर, अब आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, अपने सारे पौष्टिक तत्वों की महत्वता को जानते हुए, उनके महत्व को समझते हुए आपको अपने आहार को समय पर लेना चाहिए। स्नैक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आलू के चिप्स, बिस्किट, तले हुए खाद्य पदार्थ, इनसे क्या होता है, इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पौष्टिक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादा कैलोरी हमें इनसे मिलती है। और नेक्स्ट आता है पानी पीना। पानी हमें समय समय पर पीते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डाइट जनरल। हमें अपने आहार में क्या करना चाहिए, एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आहार को रूटीन में लाना चाहिए। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए अपने आहार में, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग। नशीले पदार्थों का प्रयोग हमें अपने भोजन में नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। हम दो तरह के कारक पढ़ेंगे। ये भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये दो तरह के कारक हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत कारक और सेकंड है बाह्य कारक। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स या व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत कारक है शारीरिक एवं क्रियात्मक आवश्यकताएं। देखिए, जो किशोर होते हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ के कारण बाहर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, अधिक ऊर्जा वाला भोजन मिल जाता है, जिससे उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं
पूरी नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक छवि। शारीरिक छवि का मतलब क्या है? शारीरिक छवि के प्रति बहुत ज़्यादा ये सजग होते हैं। बहुत सी किशोरियाँ दिखने के कारण पतला दिखना चाहती हैं, उसके कारण बहुत ही कम मात्रा में भोजन करती हैं और एक समय का खाना छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? उन्हें लगता है कि यदि हम रेगुलर फूड खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, और नियमित रूप से या तो व्रत रखना शुरू कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं, खाना खाना छोड़ देती हैं, या फिर जिससे उनके स्वास्थ्य जो है वो कैसा हो जाता है, वो उनके स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट आता है। नेक्स्ट आता है फिर व्यक्तिगत मूल्य एवं समानताएं। व्यक्तिगत मूल्य एवं समानताएं क्या है? कुछ किशोरियां रोटी और दाल इनको मोटापा होने का कारण समझती हैं और पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर ये खाने से परहेज नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है फिर आहार संबंधी पसंद। आहार संबंधी पसंद से क्या मतलब है? जो किशोर अपने बाल्यावस्था के दौरान से ही दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, वो अक्सर किशोरावस्था के दौरान भी कभी दूध नहीं पीते हैं। जो आदत एक बार पड़ जाती है वो हमेशा पड़ी रहती है। मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास से क्या मतलब है? कुछ विशेष प्रकार के भोजन तनाव कम करने में सबसे ज़्यादा सहायक माने जाते हैं। ऐसा किशोर सोचते हैं, उनके मन में ऐसा लगता है उन्हें कि उनको जो है मानसिक और सामाजिक तनाव से वो जूझ रहे हैं, तो यदि वो चॉकलेट, केक, पेस्ट्री इस तरह का भोजन खाएंगे तो वो तनाव कम कर लेंगे। कुछ किशोर क्या करते हैं? भोजन को छोड़ देते हैं। कुछ किशोर अत्यधिक खाना खाना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में स्वस्थता, हेल्थ इन एडोलेसेंस। इसमें क्या देखा गया है कि जो किशोर होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और वो अपने आहार के प्रति काफ़ी सजग होते हैं। वही जो किशोर अक्सर किसी न किसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त भी रहते हैं, वो अपने आहार के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह व्यवहार दिखाते हैं। उनका जो आहार संबंधी व्यवहार है वो एक स्वस्थ किशोर के लिए आहार संबंधी जो व्यवहार है उससे काफ़ी अलग माना जाता है। अब हम इसके जो कारक लेंगे वो लेंगे हम इसके बाह्य कारक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्या? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप से क्या मतलब है? छोटे और बड़े परिवार में रहने वाले किशोरों की खाद्य संबंधी जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो छोटे परिवार में रहते हैं उनको हर चीज़ खाने की आदत नहीं होती, जबकि जो बड़े परिवार में रहते हैं उनको हर चीज़ खाने की आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है पालन पोषण के तरीके। अब पालन पोषण के तरीके से क्या मतलब है कि जो परिवार में हमेशा से ही नियमित रूप से भोजन करने की आदत जिस व्यक्ति में होती है वो हमेशा ही विकसित रहती है। नेक्स्ट आता है मित्रों का प्रभाव। मित्रों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसा भोजन मित्र करते हैं वैसे ही उनके अंदर भी आदत विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व मान्यताएं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व मान्यताएं क्या होती हैं? यदि किसी किशोर के परिवार, मित्र समूह या समाज में मांसाहारी भोजन नहीं खाया जाता तो वो हमेशा इस भोजन से परहेज करना प्रारंभ कर देते हैं। मीडिया का प्रभाव। मीडिया में जो दिखाया जाता है उसके प्रति सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं। टीवी में दिखा दिया 2 मिनट में मैगी तैयार, तो आप क्या करते हैं? मैगी खाना पसंद कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फास्ट फूड। फास्ट फूड से मतलब क्या है? जैसे रेडी टू ईट फूड। फास्ट फूड के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं किशोर खाने के लिए। नेक्स्ट आता है भोजन संबंधी सनक। उनके अंदर एक सनक सी होती है कि ये मेरी पसंद की चीज़ है तो मैं ये खाऊंगी, ये मेरी नहीं पसंद की चीज़ है तो मैं नहीं खाऊंगी। बस उनके अंदर एक सनक हो जाती है कि ये मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चाहे वो खाने में कितना ही टेस्टी लगे। नेक्स्ट आता है पोषण संबंधी ज्ञान। इन किशोरों को क्या होता है? जो हमने अधिकतर देखा है कि जो कुछ किशोरों को पोषण संबंधी ज्ञान होता है तो उन किशोरों को पोषण संबंधी अच्छी आदतें बचपन से ही डल जाती हैं और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग भी होते हैं। नेक्स्ट आता है बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। किशोरों में ऐसे भोज्य पदार्थों के प्रति विशेष आकर्षण देखा गया है जो होम डिलीवरी के माध्यम से हमें मिल जाते हैं और उसको खाने के लिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। चाहे उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो संतुलित भोजन है या नहीं है, बस खाना है तो खाना है। अब आती हैं किशोरावस्था में होने वाली भोजन संबंधी विकृतियां। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम 2 बीमारियां इसमें पढ़ेंगे। एक आती है हमारी एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक आती है बुलिमिया। ये आपका टॉपिक फिजिकल एजुकेशन में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए जो किशोरावस्था है
ये किशोरावस्था कैसी है, जीवन काल की हमारी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इसमें शारीरिक छवि का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है और किशोर विशेष रूप से आकर्षक दिखना चाहते हैं, गठीले दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखने की उनके अंदर चाह होती है और वो कई बार अपने शारीरिक स्वरूप को आकर्षक बनाने की चाह में इस हद तक हावी हो जाते हैं कि उनमें वो बहुत सारे भोजन संबंधी विकार उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, ये आपके एज के ही बच्चों की बात हो रही है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो वो दो तरह की उनके अंदर प्रॉब्लम्स से शुरू हो जाती हैं, भोजन संबंधी आदत, दो तरह की विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। यस, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? ये एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ये एक भोजन संबंधी, खानपान संबंधी विकार है, मानसिक रोग है। ये एक तरह से मानसिक रोग है और इसमें प्रारंभ ये कब होता है? या तो किशोरावस्था के शुरू में या मध्य में ये सबसे ज़्यादा होता है और इसमें जो किशोर होते हैं वो अपने शारीरिक स्वरूप पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि बस मुझे सुंदर दिखना है, पतला दिखना है और अपनी शारीरिक बनावट के प्रति सबसे ज़्यादा सजग होते हैं। अब हम इसके कारण देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्या क्या कारण होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बायोलॉजिकल रीजन या जैविक कारण। मीन्स ये हेरिडिटी होती है कि यदि किसी के परिवार में माता पिता को ये रोग है तो उनके बच्चों को भी ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल रीजन के बाद सेकंड पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल रीजन, मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या है कि कभी कभी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते तो वो इस रोग के शिकार हो जाते हैं। एक होता है परिवार का दबाव, फैमिली का इतना ज़्यादा दबाव उनके ऊपर होता है कि तुम्हें सुंदर दिखना है, तुम्हें पतला दिखना है, तो भी वो इस रोग के शिकार हो जाते हैं। फिर अब आता है फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का शारीरिक प्रभाव क्या होता है? इससे शरीर के जो भार है उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से कमी आने लगती है, शारीरिक स्वरूप बहुत ही पतला प्रतीत हो जाता है, लड़कियों की जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है वो अनियमित हो जाता है, उस मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और उल्टियाँ वो बहुत ज़्यादा करने लगती हैं। कुछ के शरीर फूलने का उन्हें एहसास होने लगता है, उन्हें कब्ज की शिकायत रहने लगती है, उनको हृदय रोग, मृत्यु उनकी हो जाती है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है, दांतों की समस्या हो जाती है, उनकी लार ग्रंथि सूज जाती है और उनको ऑस्टियोपेरोसिस बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और रक्त संबंधी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो अब हम इफेक्ट देखेंगे कि यदि इस तरह का होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। ये किशोर क्या करते हैं? बहुत कम भोजन खाते हैं, बहुत कम भोजन के खाने के कारण ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। इसका उनके शरीर पर इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम पतले हो जाते हैं और भोजन का जो ऊर्जा मूल्य है और वसा की मात्रा उनके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जो भी कुछ खाएंगे देखेंगे कि इसमें कितनी उनको कैलोरीज मिल रही है। सामाजिक समारोह जितने होते हैं उनमें जाने से बचते हैं, वजन कम करने का हर दिन प्रयास करते रहते हैं और गर्म पानी पीते रहते हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए। तो ये एक प्रकार की बीमारी है। अब इसका हम मनोवैज्ञानिक इफेक्ट देखेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या होता है। इसमें क्या होता है? वजन कम करने के उपायों के बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा और संवेगात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, निराशावादी हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कमजोरी इनके अंदर आ जाती है और कम खाने की इच्छा इनको हमेशा उत्पन्न होने लगती है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। यदि एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है तो क्या बचाव करना चाहिए? सबसे पहले उनका वजन सामान्य करना चाहिए, उनको बैठकर समझाना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए क्योंकि बातें करने से, समझाने से ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उनके उन कारणों को दूर कर देना चाहिए जिसके कारण उन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है। अब हम इसकी सेकेंड डिजीज़ पढ़ेंगे, मनोविज्ञान जो रोग है ये बुलीमिया। यस, बुलीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक भोजन संबंधी और खान पान संबंधी समस्या है। दो समस्या हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ी और दूसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? बुलीमिया पढ़ रहे हैं। इस स्थिति में किशोर बहुत ही अजीब और अस्थिर व्यवहार करने लगते हैं और कभी कभी वे अत्यधिक बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें याद आता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा तो वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं। खा तो लिया था, इनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो खाते ही नहीं है लेकिन
लेकिन इसमें खा तो लेते हैं, लेकिन खाने के बाद या तो उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं या फिर एनिमा लेना शुरू कर देते हैं या दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। खाने के हर पल बाद वो क्या करते हैं, उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं। और ये किशोरियाँ जो हैं या किशोरियाँ ज़्यादा करती हैं, और मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार की जो किशोरी होती हैं वो इस बीमारी की या इस समस्या की सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। अब इसका हम कारण देखते हैं। कारण क्या होती है, कई किशोर और किशोरियां अपने जो वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, जिसके कारण वो इस रोग के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, निराशाजनक परिस्थितियां जिनका वो सामना नहीं कर पा रहे थे, फैशन में जाने की चाह, उनकी मॉडलिंग करने की चाह, लेकिन वो मोटा हो रही हैं तो वो भी जब भी ऐसा करने लगती हैं, ज़्यादा सुंदर अपने आप को दिखाने की चाह में, आकर्षक दिखाने की चाह में भी वो इतना ऐसा करना शुरू कर देती हैं। इसके लक्षण देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसकी। जो इस विकार से ग्रस्त किशोर होते हैं वो खाने पीने की अपनी जो इच्छा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उसमें तो खाते ही नहीं है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, लेकिन इसमें खा तो लेते हैं बुलिमिया में, और खाने के बाद उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं या फिर एनिमा लेकर उस खाने को जो अंदर चला गया निकालना शुरू कर देते हैं। वो तब तक खाते हैं और जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होता है, और इसमें तेजी से वजन बढ़ता है और तेजी से ही वजन घटना शुरू हो जाता है। और जो हमारे दांत हैं इनकी किशोरों के, उनकी एनामल परत खराब होने लगती है और दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाता है, स्वाभिमान खो देता है, खुद को अटपटा सा फील करने लगता है, शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और अकेला हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे बच्चे ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अब आता है बुलिमिया के शारीरिक प्रभाव। क्या होते हैं इसके बुलिमिया के शारीरिक प्रभाव? जबरदस्ती जो वो उल्टी करते हैं, उस उल्टी के कारण इनका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। खाने की नली, पेट, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, ये ज़्यादा उल्टियाँ करने से ये खराब हो जाते हैं, इनको नुकसान पहुंचता है। पेट साफ करने की दवाइयाँ ये जो लेते हैं, इनसे इनके पेट में दर्द रहने लगता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, और इनको पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कभी कभी इनकी जो किडनी है उसमें पथरी बननी भी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया में देखिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा मेंटल थेरेपी करनी चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब है। बच्चों के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उनकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। पोषण थेरेपी भी इसमें कामयाब होती है, उनको न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, और जो कोई डॉक्टर है या चिकित्सक है उसकी सलाह के बाद उसको डिप्रेशन की दवाइयाँ देनी चाहिए, जिससे वो ऐसी हरकतें दोबारा से ना करे। बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अब क्विज़ देखते हैं। देखिए, क्विज़ में पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे क्विज़ ज़रूर सॉल्व करेंगे। इससे पता लगता है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी और कितने ध्यान से देखी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा खाद्य वर्ग सहायक है? पहला, दूसरा, तीसरा, ABCD, जो भी आपको सही लगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, जंक और फास्ट फूड में किसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है? ऊर्जा की, प्रोटीन की या फिर विटामिन C की? नेक्स्ट आता है, भोजन संबंधी मनोवैज्ञानिक समस्या है कौन सी? एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया, या कोई भी नहीं या दोनों? फोर्थ क्वेश्चन आता है, खाद्य पिरामिड क्या है? पढ़ा था ना खाद्य पिरामिड, दिन भर की ऊर्जा की मात्रा, दिन भर की प्रोटीन की मात्रा, दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा, या फिर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है, संपूर्ण आहार कौन सा है? अनाज, दाल, दूध या उपरोक्त सभी? शुरू में ही बताया था मैंने, इसलिए ध्यान से वीडियो देखेंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो अब यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर खत्म करते हैं बच्चों। इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।